तक हम जो आपके सामने जीके की एक श्रृंखला पेश की है, आप उसको नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कब लॉकडाउन खुले हैं और कब वापस व्यवस्थित रूप से हमारी अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो, उससे पहले हम जो भी कंपटीशन एग्जाम आपकी निगाहों के सामने है, जैसे कि पटवारी है, कांस्टेबल है, रीट है, RS प्री है, फर्स्ट ग्रेड है, संस्कृत शिक्षा की फर्स्ट ग्रेड है, और जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रॉमिस किया था कि प्रथम श्रेणी या फर्स्ट ग्रेड में 5000 पद और निकालेंगे, वो भी आने वाली है। तो कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती आएगी। तो जो भर्तियां आने वाले 6 महीनों के बाद, मान लिया स्थितियां नॉर्मल हो जाती है, तो उन नॉर्मल स्थितियों में अगर भर्तियां आती है तो उसके लिए पढ़ने का सही वक्त अभी है। आप देखिए कि अगर हमने इस समय उस एग्जाम से संबंधित सभी कोर्स को, पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर लिया है, या सिलेबस को स्टार्ट से लगाकर एंड तक पूरा पढ़ लिया है, तो हमको ये इस बात से तो हम वाकिफ हो जाएंगे कि आखिर सिलेबस में है क्या। और सिलेबस को देखने के बाद हमें देखिए, आधी पढ़ाई तो उसी समय पूरी हो जाती है जब हमने उसके सिलेबस को एक बार मार्च कर लिया है या राइट डाउन कर लिया है। अगर सिलेबस को हमने समझ लिया है अच्छी तरीके से, तो एग्जाम क्रैक करने के कुछ कदम हम चल चुके हैं, ऐसा आप समझिए। क्योंकि सिलेबस जो होता है वो हमारे एजुकेशन का आईना होता है। हमको क्या पढ़ना है, हमको किस टॉपिक पर, किस बिंदु पर कितना वेटेज देना है, कितना जोर देना है, ये सारी चीजें जो है कौन से सब्जेक्ट से या किस पार्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन बनेंगे, इस प्रकार की चीजें हमें सिलेबस से मिल जाती है। जब हम पढ़ाई करने बैठे तो सिलेबस की 2 कॉपियां होनी चाहिए हमारे पास। एक तो हमारे परमानेंट बैग में रहे, एक हमारे जो जिस टेबल और कुर्सी के पर बैठकर हम अध्ययन का कार्य करते हैं वहां सामने लगा हुआ हो, ताकि हमें तुरंत दिख जाए कि कौन सा। देखिए, ये जो कंपटीशन की लड़ाई होती है, ये कंपटीशन की लड़ाई केवल लक्ष्य निर्धारित होती है। इसलिए हमको, मैंने कई बार पहले बात की है, आज फिर बात कर रहा हूं कि लक्ष्य आधारित पढ़ाई करनी है, केवल रिजल्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है। हमको विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमको वो चीज ध्यान में रखनी है जो एग्जाम में आती है। पढ़ाई सब करते हैं, हम सब सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। ऊपर वाले ने किसी को भी विफलता के लिए पैदा नहीं किया है, सबको पैदा किया है सफल करने के लिए। बस एक थोड़ी सी कमी रह जाती है, वो है पुरुषार्थ की कमी। जिस सफलता को प्राप्त करने में जितनी मात्रा में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, हम उतनी मात्रा में पुरुषार्थ नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपने लक्ष्य, देखो जो तैयारी होती है वो लक्ष्य आधारित होती है, और अगर आपका लक्ष्य थोड़ा सा ऊंचा है तो आपको तैयारी भी उस हिसाब की करनी पड़ेगी। ये क्लास कोई मोटिवेशन क्लास नहीं है, बट ऐसे ही आपको थोड़ा सा कि भाई हमको पढ़ाई करनी है केवल लक्ष्य आधारित। हमने देख लिया एग्जाम कौन सा पास करना है। अच्छा, एक कहावत है, एक साधे सब साधे सब जाए। मतलब किसी एक को टारगेट बनाइए और उसी को पूर्ण रूप से आत्मसात करते हुए पूरी लगन और निष्ठा के साथ जुड़ जाइए कि इसे ही मुझे क्रैक करना है, इसे ही मुझे पास करना है, यही नौकरी मुझे प्राप्त करनी है। उसके बाद अगर हमको और आगे बढ़ना है तो समय के साथ साथ बढ़ जाइए। लेकिन फिलहाल जब इतनी नौकरियां सामने आ जाएगी तो हम क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसकी करें कोई सा भी एक लक्ष्य। अभी जो लाइब्रेरी के एग्जाम है वो भी होने बाकी हैं, कई सारे एग्जाम भी होने बाकी है, और कई सारे भर्तियां निकलने बाकी है, और सरकार आने वाले वक्त में भर्तियां निकालेगी। पर 6 महीने का जो वक्त है आपके पास, इसको हम गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। इस वक्त को गंवाने की आवश्यकता नहीं है, इसको सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। और मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ और आपसे ये आशा करता हूँ कि ये जो वक्त है उस वक्त का आप सही यूटिलाइजेशन करें, ताकि आने वाला भविष्य जो है वो आपका जानदार और उज्जवल बने। और उसी के तहत
हम आज की जो श्रृंखला है उसे क्रमबद्ध करते हुए हम राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण पढ़ेंगे। राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण हमने पढ़ चुके हैं और हमने पढ़े हैं, और तीनों चरण में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं साथ का साथ बताता गया हूं। जब हमारी लास्ट क्लास एकीकरण की होगी उस दिन एक समरी और बनाई जाएगी अलग से। उससे पहले हम आज चौथा चरण पढ़ते हैं, पर थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी देख लेते हैं। इसकी बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और उसका नोट्स बनाइए। देखिए, जितने भी आईएएस आरएएस में सफल या टॉपर लोग होते हैं, टॉपर जिन्होंने उस एग्जाम में टॉप किया है, उन सब का आप इंटरव्यूज पढ़िएगा। मैंने कई जो टॉप जिसने किया है उनके इंटरव्यू पढ़े हैं, और उनके इंटरव्यू में मुझे सबके इंटरव्यू में एक बात कॉमन लगी। वो बात कॉमन ये थी कि उन सबके अगर इंटरव्यू लिए गए और पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, वहां पे सब अलग अलग व्यूज थे, पर एक व्यू सबका कॉमन था जो मैंने एनालिसिस किया है आज तक के जितने भी इंटरव्यूज मैंने पढ़े हैं उनमें, या जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं। जैसे हमने पिछले आईएएस के टॉपर थे उनका भी इंटरव्यू मैंने, उनका वीडियो था लगभग 58 मिनट का, पूरा देखा था मैंने। और इसी प्रकार से हर आईएएस और आरएएस के टॉपर जो होते हैं, और कुछ मेरे मित्र भी हैं जो आरएएस अधिकारी बन चुके हैं, उनसे भी अगर व्यूज प्राप्त किए हैं तो उनके एक ही बात कॉमन मुझे लगी। बाकी सारी बातें अलग अलग थी, पर एक बात ये कॉमन लगी कि उन्होंने सबने अपने अपने नोट्स बनाए थे। अपनी राइटिंग से नोट्स बनाने के बाद उन्होंने एजुकेशन प्रारंभ किया था। तो या एजुकेशन करते हुए, पढ़ते हुए अपने नोट्स बनाए थे, और नोट्स बनाए थे ऑथेंटिक बुक्स से, या ऑथेंटिक जो शिक्षण जो अध्यापक होते हैं, जो विश्वसनीय अध्यापक होते हैं, उनसे। तो आप भी दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर उसके नोट्स अपने रजिस्टर में राइट डाउन करें, और उसके बाद उसमें कुछ चीजें अगर एक्स्ट्रा मिलती है आपको और आपको लगता है कि ये विश्वसनीय है, तो आप उससे ऐड करते जाइए। और इसीलिए मैं जब पढ़ाता हूं क्लासों में तो भी ये कहता हूं कि आप जिए ऐसे कि कल मर जाएंगे, और पढ़े ऐसे कि कई सालों तक जीना है, कई वर्षों तक जीना है। अर्थात सीधी सीधी बात यह है कि हम पढ़ेंगे, जिएंगे इस प्रकार से, कल मर जाए कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिए लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे ऐसे कि हमको कई वर्षों तक पढ़ना है, और हम उसकी प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे। कोई नई चीज आती है तो ऐड करेंगे, मतलब उस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। ये बात हम कई बार क्लासों में करते हैं, और जब और ऑनलाइन डायरेक्ट क्लास चालू होगी तो फिर और बात करेंगे। अब बात करते हैं हम एकीकरण के चौथे चरण की। बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉर्मली। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान या संयुक्त राजस्थान प्रथम। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान, और अब बात करें हम चौथे चरण की, नाम है बृहद राजस्थान। देखिए, पहले चरण का नाम मत्स्य संघ बात हो गई, दूसरे का पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान प्रथम बात हो गई, तीसरे का संयुक्त राजस्थान बात हो गई, चौथा जो है वो बृहद राजस्थान है। इसकी बात हम करेंगे। पहले 3 चरणों की बात हम कर चुके हैं, इस चरण की बात ये करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आएगा कि बृहद राजस्थान किस तारीख को बना, तो 30 मार्च 1949। देखिए दोस्तों, 1949 को 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी आता है। ये तारीख वो है राजस्थान दिवस की। पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, बृहद राजस्थान किस तारीख को बना, तो तारीख कौन सी है, 30 मार्च 1949 की। ये जो 3 चरण है वो तीनों चरण बने हैं 1948 में। प्रारंभ के 3 चरण 1948 में, चौथा चरण है पहली बार 1949 सन आया है, तारीख है 30 मार्च। राजस्थान दिवस इस दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किसने सिफारिश की, वो इसी चरण में हम आगे बात करते हैं।
बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को तैयार हुआ। अब इसमें क्या क्या मिला तो देखिए, संयुक्त राजस्थान, बात कर रहे हैं हम संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई, 4 बड़ी रियासतें। अब देखिए 4 बड़ी कौन कौन सी है, एक तो है जयपुर, एक जयपुर, दूसरी है जैसलमेर। देखिए 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई है, एक जयपुर है, एक जैसलमेर है, एक बीकानेर है और एक जोधपुर है। एक बीकानेर और एक है जोधपुर। जोधपुर के दो, मारवाड़ के दो, हमारे बात हो चुकी। संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिला दी गई, कौन कौन सी, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। अब संयुक्त राजस्थान में क्या क्या है आप पहले ये देखिए। संयुक्त राजस्थान में है पहला तो पूर्व राजस्थान और प्लस मेवाड़, दोनों मिलने के बाद संयुक्त राजस्थान बना है। और बृहत राजस्थान में क्या है, तो पूर्व राजस्थान प्लस मेवाड़ प्लस चारों ये बड़ी रियासत है। पूर्व राजस्थान की बात करें हम कि पूर्व राजस्थान में क्या क्या है, तो हमारी बात हो चुकी है पहले, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये रियासतें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक ठिकाना था कुशलगढ़। 9 रियासतें प्लस 10 रियासत, ये 1 बराबर हो गई 10। 10 के साथ 1 2 3 4 बराबर हो गई 14 रियासतें। ओके, अब बात करते हैं ठिकानों की। ठिकानों की बात करते हैं, एक तो मत्स्य संहिता हमारी बात पहले हो चुकी है, एक आया है कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर, और इस चरण में लावा भी मिलाया गया। एक ठिकाना कौन सा है, लावा, क्योंकि एकीकरण के समय लावा कहां था, जयपुर रियासत में था, और वर्तमान में कहां पर है, टोंक में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि 30 मार्च को बृहत राजस्थान बनाया गया। बृहत राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिला दी गई। किस किस में, तो संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिलाई है। संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी मिलाई है, तो जयपुर मिला दी, जोधपुर मिला दी, बीकानेर मिला दी और जैसलमेर मिला दी। और संयुक्त राजस्थान में है क्या क्या, तो बात करते हैं हम, एक तो पूर्व राजस्थान है और मेवाड़ है। पूर्व राजस्थान में क्या है, तो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, और एक ठिकाना है कुशलगढ़। और इन 4 बड़ी रियासतों में एक ठिकाना है लावा, मुझे जयपुर में, एक ठिकाना नीमराना था और मत्स्य संघ के साथ है ऑलरेडी। अब बात करते हैं कि संयुक्त राजस्थान आखिर क्यों बनाया गया, तो आप एक नाम याद रखिए, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया एक नाम, और दूसरा नाम है जय प्रकाश नारायण। ये जय प्रकाश नारायण जेपी के नाम से मशहूर है, और ये दोनों हैं समाजवादी नेता। ये लोग चाहते थे कि एक संयुक्त राजस्थान बने, और संयुक्त राजस्थान के लिए नवंबर 1948 को, तारीख याद, नवंबर 1948 को एक कमेटी बनाई गई थी, और कमेटी बनाई गई थी इन दोनों के द्वारा। इन दोनों ने एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम था राजस्थान
संघर्ष समिति। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों समाजवादी नेता है। समाजवादी नेता एक कमेटी बनाते हैं जिसको बोलते हैं राजस्थान संघर्ष समिति, और इस समिति का जो गठन था वो किया गया 6 नवंबर 1948 को। देखिए 6 नवंबर 1948 को इस कमेटी का गठन किया गया था, राजस्थान संघर्ष समिति का। और इसको गठित करने वाले नेता थे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बाद में स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े हुए थे और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया था वो जेपी ने ही किया था कि देखो जेपी आते हैं, ऐसा कोई आंदोलन के दौरान एक नारा भी गूंजा था। और उस समय जो समाजवादी मूवमेंट था उसने पूरी तात्कालिक सरकार को हिला के रखा था। ऐसी जो समाजवादी नेताओं ने ऐसी कार्रवाई उस समय की थी। तो ये राजस्थान का एकीकरण हम चौथी बार कर रहे हैं, बृहत राजस्थान की। बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया गया है। राजस्थान दिवस क्यों मनाया गया उसकी बात करते हैं हम अभी। संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिला दी गई। संयुक्त राजस्थान इससे पहले का चरण है, तीसरा चरण। और संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिलाएगी। कौन कौन सी? जयपुर है, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर है या मारवाड़ है। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। अब संयुक्त राजस्थान में क्या है? तो पूर्व राजस्थान प्लस मेवाड़। पूर्व राजस्थान में क्या है? तो पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। और एक रियासत, बांसवाड़ा रियासत में एक ठिकाना है जिसका नाम है कुशल। अब देखिए जयपुर के साथ एक ठिकाना भी आया है साथ में लावा। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जो है वो समाजवादी नेता है। और समाजवादी नेता 6 नवंबर 1948 को एक कमेटी, एक समिति का गठित करते हैं, समिति को गठित करते हैं। उस समिति का नाम है राजस्थान संघर्ष समिति। आप ये तारीख याद रखिएगा 6 नवंबर 1948। इसकी एक बैठक दिल्ली में भी की गई ताकि राजस्थान को एकीकृत किया जा सके। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब बात करते हैं इसकी राजधानी की। अब देखिए यहां से समीकरण बदलेंगे। पहले मेवाड़ के महाराणा अकेले थे जो सबसे बड़े या सबसे पुराने होने का दावा करते थे, लेकिन अब यहाँ पे जयपुर की आमेर के शासक भी आ गए हैं। अब यहाँ प्रतिष्ठा की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है। उस प्रतिष्ठा की लड़ाई में राजधानी रखी गई जयपुर। आप ये ध्यान रखिएगा, राजधानी क्या है? जयपुर है। राजधानी जयपुर, राजधानी बना गई जयपुर। ठीक है, अब बृहत राजस्थान की राजधानी बनाई गई जयपुर। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम थी, राज प्रमुख का पद। राज प्रमुख का पद जो मारवाड़ सॉरी जयपुर के शासक चाहते थे हमें मिले, और मेवाड़ के शासक पहले ही वहां पे राज प्रमुख बने हुए थे। तो यहाँ पर एक नया पद सृजित किया गया जिस पद का नाम है महाराज प्रमुख। और अगर पूछा जाए महाराज प्रमुख, पहले महाराज प्रमुख कौन थे, तो महाराज प्रमुख के पद पर बिठाया गया महाराणा भूपाल सिंह जी, भोपाल सिंह। देखिए महाराणा भूपाल सिंह जी को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था, लेकिन वो कमिटमेंट राज प्रमुख पद से था, ना कि महाराणा भूपाल सिंह जी से। अब जैसे ही महाराणा भूपाल सिंह जी राज प्रमुख से महाराज प्रमुख बनते हैं तो वो कमिटमेंट समाप्त कर दिया गया। ऐसा कोई कमिटमेंट अब आने वाले राज प्रमुख से नहीं किया जाएगा और राज प्रमुख बनाया गया देखिए, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन महाराज प्रमुख का पद कब सृजित किया गया? 30 मार्च 1948 को। तारीख मैंने बता दी है 30 मार्च 1949। और महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया। पहला महाराज प्रमुख कौन है? तो महाराणा भूपाल सिंह जी है। और अंतिम कौन है? तो भी वही है। ठीक है। और
अब राज प्रमुख बनाया गया जयपुर के शासक मान सिंह जी। सवाई मान सिंह जी जो है वो जयपुर के शासक है और सवाई मान सिंह जी राज प्रमुख बनाए गए। इसी दौरान सवाई मान सिंह जी का हवाई जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। मान सिंह जी का हवाई जहाज भी क्षतिग्रस्त हो गया, पर मान सिंह जी को बनाया गया राज प्रमुख और महाराज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह जी को। इसके बाद एक पद और है जो उपराज प्रमुख का है, उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह जी को। भीम सिंह जी थे कोटा के। उप राज प्रमुख बनाए गए भीम सिंह, और भीम सिंह जी हैं कोटा के और मान सिंह जी हैं जयपुर के और महाराणा भोपाल सिंह जी हैं उदयपुर के। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सबसे पहले महाराज प्रमुख का पद तो चौथे चरण में सृजित किया गया और चौथे चरण में कौन बना है तो महाराणा भोपाल सिंह जी बने हैं। और इसीलिए महाराणा भोपाल सिंह जी के को महाराज प्रमुख बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह जी को। लेकिन मान सिंह जी का क्या है, हवाई जहाज आते समय क्षतिग्रस्त हो गया और राज प्रमुख जो थे मान सिंह जी, उन्होंने अपनी शपथ जो है शपथ ली है 7 अप्रैल 1949। देखिए, बना तो 30 मार्च 1949 को है, लेकिन राज प्रमुख जो है वो शपथ कब ले रहे हैं? शपथ ले रहे हैं। अच्छा, इसको शपथ लेने का जो कार्य था वो इस समय एक पद और सृजित किया गया, या इस चरण में एक पद और सृजित किया गया, वो था मुख्यमंत्री का पद। देखिए, एक पद तो बनाया इस चरण में महाराज प्रमुख का और एक पद बनाया मुख्यमंत्री का। और अगर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर कब बनाई गई, तो भी ये तारीख आपको याद रखनी है। और मुख्यमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री और शास्त्री के कहने पर ही सबने शपथ ली है 7 अप्रैल 1949 को, क्योंकि जो हीरालाल शास्त्री थे वो थोड़े से इसमें मोहन वगैरह में वो रखते थे, विश्वास भी रखते थे, और सवाई मान सिंह जी का जो जहाज है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वजह से उन्होंने शपथ समारोह जो है वो रखवाया 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल के दिन थी रामनवमी। रामनवमी होने के कारण जो मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री, उन्होंने शपथ समारोह जो है वो 7 अप्रैल 1949 के दिन रखवाया, क्योंकि उस दिन भगवान राम की जन्म उत्सव था। और ये जो चौथा चरण है, इसके बाद जो बचता है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उल्लेख करेंगे। थैंक यू।